हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 हम लेकर आ गए हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ, स्केलर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में, दोनों ही ओम्स लॉ किस तरह से वर्क करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है और कंडक्टिविटी क्या है, और इसके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम पहले डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो मैं टाइटल लगा देता हूं ओम्स लॉ। बेसिकली ओम्स लॉ क्या है, तो रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। किसी भी कंडक्टर में से पास होने वाले करंट के लिए वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप डिफाइन करता है। ओके, 1828 में फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने ये लॉ डिफाइन किया था, राइट। तो जॉर्ज साइमन ओम की जो बताया था उन्होंने, उसके हिसाब से हम यहाँ पे ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे, और उसका जो कांस्टेंट है रेजिस्टेंस, वो क्यों प्रोड्यूस होता है और किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कंडक्टिंग वायर ड्रॉ करूंगा। कंडक्टर, ये अपना एक कंडक्टिंग वायर है। ओके, तो किसी भी कंडक्टिंग वायर में से पास होने वाला करंट, कितना करंट वो अपने अंदर पास होने के लिए अलाउ करेगा, वो डिपेंड करेगा कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, राइट, डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज वो कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो करंट कितना पास हो पाएगा, राइट। अगर दोनों पॉइंट में पोटेंशियल सेम होगा तो बिल्कुल भी करंट पास नहीं करेगा। तो 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने उनकी रिलेशनशिप दी कि कंडक्टर में से पास होने वाले करंट के लिए वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन आएगा। ओके, तो मैं पहले यहां लिखूंगा स्टेटमेंट, क्योंकि ओम्स लॉ जो है वो कुछ कुछ फिजिकल कंडीशन को फॉलो करता है, जैसे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हम नेक्स्ट लेक्चर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी करने वाले हैं। उसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं वो इलेक्ट्रॉन रैंडमली कोलिजन करते हैं, राइट। जो भी अंदर पॉजिटिव आयन फिक्स रहते हैं उनके साथ रैंडमली कोलिजन करते हैं, और वो कोलिजन की ड्यूरेशन में अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो सारे फैक्टर्स पे अफेक्ट होता है। ओके, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के साथ जो रिलेशन आएगा उसके अंदर। अभी फिलहाल मैं स्टेटमेंट लिख के ओम्स लॉ स्टार्ट करता हूं। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट जो है वो ये है, अंडर सर्टेन फिजिकल कंडीशन इलेक्ट्रिक करंट passing through conducting wire is directly proportional to potential difference across 2 points of conducting wire। राइट, यानी कि यहाँ पे दो पॉइंट ये हमने अज्यूम कर रखे हैं, उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना करंट यहाँ पे ज्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये लिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है
वो कितना पास करेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ दैट कंडक्टिंग वायर। यहां 2 पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, कितना करंट पास करेगा वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन पे। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा उतना ज्यादा यहाँ पे करंट पास करेगा, राइट। तो उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो ये रिलेशनशिप बनती है और इसकी वजह से हम ऐसा लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। जो वोल्टेज है वो करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, V प्रोपोर्शनल टू I। ओके, यानी जितना करंट ज्यादा फ्लो करेगा, तो करंट ज्यादा कब फ्लो करेगा, जब हमारा वोल्टेज का डिफरेंस ज्यादा होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वोल्टेज डिफरेंस अगर सेम रहा, जैसे कि हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं Q इंटू डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू, तो अगर वोल्टेज डिफरेंस सेम रहा तो चार्ज अपना फ्लो ही नहीं करेगा, और चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो वर्कडन ही नहीं होगा उसके ऊपर, राइट। इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा उतना करंट हमारा यहाँ पे ज्यादा फ्लो करेगा। ओके, अब यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर लेते हैं, ये जो अपनी प्रोपोर्शनलिटी है उसको अगर हम रिमूव कर लेते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको बोलेंगे R। सो V इज इक्वल टू आई आर। ओके, V इज इक्वल टू आई आर, ये अपना ओम्स लॉ कहलाएगा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इट इज ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, क्योंकि यहां पे तीनों स्केलर क्वांटिटी है, वोल्टेज भी स्केलर, रेजिस्टेंस भी स्केलर, और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा, लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में, कि करंट भी अपनी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो तीनों स्केलर है, तो ये अपना स्केलर फॉर्म का ओम्स लॉ है। अभी आज हम वेक्टर फॉर्म भी उसका डिराइव करेंगे, लेकिन पहले जितनी भी बेसिक जानकारी है वो हमें आइडिया होनी चाहिए। तो यहां पे जो R आया, R दैट इज अ कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन सम फिजिकल टर्म्स, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे कि फर्स्ट नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो ये जो रेजिस्टेंस है, देखो रेजिस्टेंस क्यों प्रोवाइड होता है अंदर, तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव आयंस होंगे जो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, राइट। जब हमारा इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं जो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, राइट। दे ऑफर रेजिस्टेंस, तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, कोलाइड करेगा, बार बार कोलिजन होगा। ओके, तो वो रेजिस्टेंस वहां लगेगा, उसको जाने में दिक्कत होगी, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना करंट यहाँ पे कम फ्लो कर पाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको R को सब्जेक्ट बना ले तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, R इज इक्वल टू V बाई आई। ओके, अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट मान ले, अगर वोल्टेज को हम कांस्टेंट ले ले, उसको चेंज ना करें, तो आप देख सकते हो कि जितना रेजिस्टेंस कम होगा उस कंडक्टर में उतना इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो करेगा, राइट। कंडक्टिंग मटेरियल में जितना अपना रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ओके, और अगर जितना रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो उतना करंट कम फ्लो करेगा, जैसे मैंने आपको बताया, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो करंट कम फ्लो करेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। R इंक्रीज I डिक्रीज, R डिक्रीज I इंक्रीज, राइट। तो ये अपनी रिलेशनशिप बनती है। तो एक ये मैं बात करता हूं, लेकिन पहले वापस एक बार बता रहा हूं कि रेजिस्टेंस है वो V और I के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, इट डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड I, बिकॉज अगर आप करंट बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक वोल्टेज भी बढ़ेगा। अगर आप करंट बढ़ा रहे हो तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है, यानी कि R हमारा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। R हमारा कैसा रहेगा, कांस्टेंट।
मैंने करंट डबल किया, वोल्टेज भी डबल हुआ, 2 2 कैंसल, V बाई आई। ये 3 गुना किया, ये भी 3 गुना हुआ, 3 3 कैंसल, R। तो R कांस्टेंट रहेगा अगर हम V को पहले से कांस्टेंट ना मान लें। अगर मैं बोल दूं कि V हमारा कांस्टेंट है, यहां पे हम ऐसा बोल दें कि वोल्टेज हम यहां पे वेराई नहीं कर रहे हैं, वोल्टेज डज नॉट वेराई, तब हमारा जाके रिलेशन बनेगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम वोल्टेज को फिक्स रख के उसके बाद करंट को वेराई करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि ये रिलेशनशिप फॉलो होगी। ओके, बाकी तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये हमारी अंडर सर्टेन फिजिकल कंडीशंस है, राइट। टेम्परेचर हमारा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज टेम्परेचर चेंज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सारी चीज़ों पे अफेक्ट होगा। ओके, नंबर डेंसिटी। इसीलिए ये डिस्कशन हम सारी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि ये जो अंडर सर्टेन फिजिकल कंडीशन है वो क्यों फॉलो होनी चाहिए, दैट मस्ट बी फॉलोड। ओके, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल, हमारा नेचर कौन सा है मटेरियल का। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ कि जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम एक एलॉय है, कंडक्टिंग एलॉय, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 60 टाइम्स ग्रेटर है कंपेयर टू कॉपर। ओके, कॉपर के मुकाबले नाइक्रोम का रेजिस्टेंस क्या है, 60 टाइम्स ज्यादा है। यानी कि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द मटेरियल उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेकेंड, वो डिपेंड करेगा लेंथ के ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ। ओके, ये हम प्रूव भी करेंगे। ओके, और रेजिस्टिविटी किस तरह से डिपेंड करती है वो भी हम यहाँ प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो फर्स्ट डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ द मटेरियल, सेकेंड वो डिपेंड करेगा लेंथ के ऊपर, और थर्ड वो डिपेंड करेगा एरिया के ऊपर। ओके, तो इन 3 चीजों पे अपना जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा। ओके, तो ये जो चीज थी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। अब मान लो हमें ग्राफ हमने लिया हो V वर्सेस I का, यहाँ पे हमने वोल्टेज बता रखा है, यहाँ पे करंट हमने शो कर रखा है, और अगर यहाँ पे अपना जो रिलेशनशिप है वो फॉलो हो रहा है V प्रोपोर्शनल टू I। देखो कुछ कुछ मटेरियल ऐसे भी है जिनके लिए फॉलो नहीं होता ये, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, वो आगे जाके हम लर्न करेंगे। ओके, लेकिन फिलहाल हम कंडक्टिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं, और कंडक्टिंग मटेरियल के लिए ओम्स लॉ फॉलो होता है। तो अगर V प्रोपोर्शनल I हम ले ले यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे V वर्सेस I का और I वर्सेस V का ग्राफ अलग अलग आएगा। ओके, ये हमने V वर्सेस I एक्स एक्सिस पे हमने करंट लिया है, Y एक्सिस पे हमने वोल्टेज लिया है। अगर हम इसका स्लोप ले लें इस तरह से, अगर मैं इसका स्लोप मान लूं, यहाँ थीटा एंगल है तो यहाँ भी थीटा एंगल बनेगा ABC, तो यहाँ tan थीटा जो है वो हमें स्लोप प्रोवाइड करेगा, और स्लोप हमें क्या बताएगा, AB यानी कि डेल्टा V यानी कि डेल्टा I यहाँ पे। तो tan थीटा हमें प्रोवाइड करेगा रेजिस्टेंस V बाई I। तो जब भी V वर्सेस I का ग्राफ हो तो उसका जो स्लोप है वो क्या प्रोवाइड करेगा हमें, वो प्रोवाइड करेगा रेजिस्टेंस R। तो अपना रिलेशन क्या आएगा, R इज इक्वल टू V बाई I। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या आएगा, R इज इक्वल टू V बाई I। इस तरह से हमें इसकी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। ओके, तो ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी। ओके, अब हम पहले एक बार कंडक्टेंस क्या है वो भी देख लेते हैं, फिर हम आगे करते हैं। देख लो, अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी V के साथ रखूं तो क्या होता है वो देखिए आप। कंडक्टेंस क्या है वो चीज हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो हमारा रिलेशन था V प्रोपोर्शनल टू I, तो डेफिनेटली हम ये भी लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू V, बट ऑब्वियसली अगर प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करके यहां अगर हम कांस्टेंट रखा जाए तो वो कांस्टेंट आएगा G। ओके, यानी कि G इज इक्वल टू आएगा हमारा I बाई V।
तो इस जी को बोला जाता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। तो व्हाट इज कंडक्टेंस? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस is called conductance. Reciprocal of resistance is called conductance. रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो होगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं बढ़ने देगा, लेकिन जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना कंडक्टेंस ज्यादा होगा। कंडक्टेंस यानी इजीली इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सकेंगे। ओके, तो जितना रेजिस्टेंस हमारा कम होगा उतने इलेक्ट्रॉन अच्छे से मोशन कर पाएंगे। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या आता है? कंडक्टेंस आता है, वो होता है I बाई वी, राइट। I बाई वी को हम क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस बोलेंगे, है ना। यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? अब हम I यहाँ पे लेते हैं और V यहाँ पे, तो कंडक्टेंस का जो स्लोप आएगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? मान लो ये हमने स्लोप लिया है थीटा, तो यहाँ पे जो अपनी tan थीटा की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? अपोजिट साइड I, ओके, और एडजेसेंट साइड क्या आएगा? V, डेल्टा I बाई डेल्टा V। तो ये जो प्रोवाइड करेगा वो क्या प्रोवाइड करेगा? G, यानी कि 1/R, वो 1/R प्रोवाइड करेगा। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ये। तो यहां से हमें सीधा पता चलता है कि जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। तो ये दोनों ग्राफ में अंतर है, यहाँ पे I है, यहाँ पे V है, यहाँ पे V, यहाँ पे I। तो ये आपको थोड़ा बेसिकली ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब हम वापस आ जाएं अगर रेजिस्टेंस के ऊपर, तो रेजिस्टेंस जो है उसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है उसकी मैं बात करूं तो वापस एक बार फॉर्मूला लिखता हूं, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट आएगा वोल्टेज और करंट का आएगा एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, और उसी को हम बोल सकते हैं ओहम। जॉर्ज साइमन ओम के ऑनर में उसका यूनिट रखा गया है ओम, OHM, ओम। ओके, तो ये अपना यूनिट आएगा ओम, ये उसका सिंबल है ओम। ओके, अब अगर हमें 1 ओम डिफाइन करना हो तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर में से एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर अगर 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है ना। अगर एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंडक्टिंग मटेरियल हो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट पे मेंटेन रखा है और उसमें से अगर 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है तो उसका अपना रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा? 1 ओहम आएगा, 1 ओहम रेजिस्टेंस उसका आएगा। ओके, तो ये चीज हमारी हो गई, यहाँ पे उसका यूनिट है ओहम। अब इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करें, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें किस तरह से मिलेगा? तो सबसे पहले वोल्टेज का हमें डिराइव करना होगा, तो वोल्टेज का आता है W/Q, राइट। तो वर्क डन का क्या आता है? M1L2T-2, ये तो हम 11 से करते आ रहे हैं वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। और चार्ज का क्या हो जाएगा? A1T1, है ना। तो हमें मिलेगा M1L2T-3A-1, ये अपना वोल्टेज का आ गया। तो मैं यहां लगा देता हूं वोल्टेज का M1L2T-3A-1, राइट। M1L2T-2 A1T1 ऊपर गया A-1 हुआ, ये -3 हुआ। एम्पियर का आएगा A1। तो अब हम फाइनल लिखते हैं यहाँ पे M1L2T-3A-2, ये 1 ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया अपना रेजिस्टेंस का। इस तरह से रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा, उसका यूनिट आएगा ओम, वो मैंने आपको बताया। तो आप मुझे बताओ कि कंडक्टेंस का यूनिट क्या आएगा? 1/ओम, यानी कि ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। तो इसका जो यूनिट आएगा कंडक्टेंस का वो आप ओम इनवर्स या फिर मो, MHO, मो इसको बोल सकते हो, या फिर साइमन। ओके, जॉर्ज साइमन ओम के नेम से साइमन भी हम उसको बोल सकते हैं कंडक्टेंस के यूनिट को। ओके,
तो ये हमने कंपैरिजन भी करी यहाँ पे कि कंडक्टेंस में और रेजिस्टेंस में क्या क्या अंतर है, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। ओके, तो सिमिलरिटीज तो है ही नहीं, दोनों रेसिप्रोकल एक दूसरे के। इसका अपोजिट करेंगे तो कंडक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें हमने डिफाइन करी है रेजिस्टेंस के लिए, और यहाँ पे जो हमने डिफाइन करा है वो कंडक्टेंस है अपना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या है ना। पहले हम ये जो ग्राफ के ऊपर से एक दो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं, फिर हम करेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या चीज है? ओके, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो उन कांस्टेंट को बोला गया है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं इनके ऊपर वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं, और इसी ग्राफ के ऊपर से किस तरह से क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं, वो एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी टॉपिक फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर से क्वेश्चन आ चुके हैं दोनों में, नीट में और जेई में। तो आज हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं जो कि जेई नीट में इनके ऊपर से आ चुके हैं, और कम नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन है, राइट। तो ये टॉपिक जो है वो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ओके, तो ये हमने मिटा दिया। अब हम शुरू करते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी शुरू करने से पहले दो क्वेश्चन मैंने आपको बोला देखने के लिए। तो एक क्वेश्चन हमारा कुछ यूं है कि मान लो अगर हमारा ये ग्राफ V वर्सेस I का हो, तो यहाँ पे 3 मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, और यहाँ पे जो है ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है, ये R3 है। ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता हूं, R1 लेस देन R2 लेस देन R3, R1 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R2, ये तो आ गया हमारा। कोई ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहा? ओके, तो आप यहां पे देखो कि इस तरह से अपने पास ऑप्शंस है, राइट। तो अब हमने अभी देखा कि V वर्सेस I के ग्राफ में स्लोप हमें प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस। तो यहां पे हमें पता चलता है द लाइन विच इज मोर वर्टिकल हैज अ ग्रेटर स्लोप। ओके, यहां अगर हम स्लोप लेंगे तो आप देखो सबसे ज्यादा डेल्टा वी किसका आएगा? R1 का, उससे कम डेल्टा वी इसका, और सबसे कम डेल्टा वी इसका आएगा, राइट। तो अपना जो फॉर्मूला है उसमें सबसे ज्यादा डेल्टा वी किसका आया? जिसका डेल्टा वी ज्यादा उसका आर ज्यादा होगा। तो पहले का आया ना, तो क्या आंसर आएगा? R1 ग्रेटर देन, उसके बाद R2 से भी ज्यादा है, और R2 से ज्यादा किसका है? R3 से ज्यादा किसका है? R2 का, राइट। तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा? जो I के पास होगी लाइन, और सबसे ज्यादा किसका होगा? जो लाइन V के पास रहेगी। तो यहां पे अपना आंसर आएगा ए। ओके, अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि I वर्सेस V का ग्राफ दिया हुआ है, और दो लाइंस दिया हमें, पहले का एंगल 60 डिग्री है और दूसरे का एंगल 30 डिग्री है, और यहां पे बोला है फाइंड R1 अपन R2 फॉर दिस ग्राफ। और यहां पे मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, ऑप्शन ए 1/3, 1/√3, √3/1, 3/1। तो यहां पे जैसे कि ग्राफ हमारा I वर्सेस V का है, तो tan θ1 हमें क्या प्रोवाइड करेगा? G1, राइट। tan θ1 क्या प्रोवाइड करेगा? G1, G1 प्रोवाइड करेगा, और G1 हमारा कंडक्टेंस है। तो tan θ1 अपना क्या आ जाएगा? 1/R1। ओके, R1 को हम ऊपर ले लेते हैं, तो 1/tan 60, tan 60 की वैल्यू आती है अपनी √3। ओके, तो R1 अपना कितना आ गया? 1/√3। उसी तरह से हम अगर इसका लेते हैं tan θ2,
तो वो प्रोवाइड करेगा G2, G2 tan थीटा 2, G2 इज इक्वल टू 1/R2, R2 ऊपर लेंगे, नीचे tan 30, tan 30 आता है अपना 1/√3, √3 ऊपर आ जाएगा तो R2 हो जाएगा √3। हमें पूछा है रेशियो ऑफ R1/R2, तो R1/R2 का रेशियो में निकालना है, तो R1 अपना कितना आया 1/√3 और R2 कितना आया √3, √3 नीचे आ जाएगा तो R1/R2 आएगा अपना √3 × √3 3, तो आंसर क्या आएगा 1/3, 1/3, ये अपना आंसर आ गया। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन हो तो हम यहाँ पे स्लोप के जरिए निकाल सकते हैं, राइट। तो ये आइडिया आया आपको। अब हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं रेजिस्टिविटी, इसको मैं मिटा देता हूँ, और रेजिस्टिविटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको जैसे बताया कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी रेजिस्टिविटी के ऊपर ही आ रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी आपको अच्छे से यहाँ पे आना चाहिए, ओके, तभी उसके क्वेश्चन बन पाएंगे, कंसेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए, उसके फॉर्मूला में लर्न होने चाहिए, तभी हमारे से अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ओके, रेजिस्टिविटी क्या चीज है? तो साइमन ओम ने बताया कि किन किन फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो उसका जो कांस्टेंट निकल के आया उसको हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको आप और क्या बोल सकते हो? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो जो अपनी रेजिस्टिविटी है वही अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो सबसे पहले जो रेजिस्टिविटी है वो कैसे उसका रिलेशनशिप आया अलग अलग फैक्टर के साथ, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंडक्टर मटेरियल लेते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल, ये हमने यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल अज्यूम करा। तो ये जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसका एरिया जो है वो A है और उसकी लेंथ हम मान लेते हैं L, ओके, उसकी लेंथ हमने L मान ली है और उसका एरिया क्या है? A अपना एरिया है। अगर अब हम इसका रेजिस्टेंस लिखें तो क्या आएगा? R इज इक्वल टू V/I, राइट, R इज इक्वल टू V/I आएगा। अब देखो, अब मैं क्या करूं, यहां पे पहली बार में इसी तरह से दो कंडक्टर को कनेक्ट कर दूं, इसी तरह से दो कंडक्टर को कनेक्ट कर दूं, ये अपने दो कंडक्टर हमने यहां पे कनेक्ट कर दिए इस तरह से। अब इसकी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का कॉमन है। अगर अब हम यहां से करंट फ्लो करवाएंगे I, तो क्योंकि ये दोनों सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है, दोनों में से करंट I ही फ्लो करेगा, है ना, दोनों में से करंट कैसा फ्लो करेगा? I, यानी कि जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V, इनके बीच में भी V, एक्चुअली V1 V2 होता, पर क्योंकि लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो पोटेंशियल दोनों का सेम आएगा VV, ओके। तो इसका रेजिस्टेंस बनेगा V/I और इसका रेजिस्टेंस भी बनेगा V/I, यानी कि यहाँ पे अपना बना 2V/I, ओके। तो यहाँ पे V/I क्या बन जाएगा? R, जो कि अपना ओरिजिनल था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ मैं लिखूंगा उसका कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या आया कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितनी आप लेंथ बढ़ाते जाओगे कंडक्टिंग वायर की, उतना रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, है ना। सो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जितनी अपनी लेंथ बढ़ती जाएगी उतना रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। सो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ओके। अब हम बात करते हैं सेकेंड थिंग, दूसरी बात, अगर मैं इन्हीं कंडक्टर्स को इस तरह से कनेक्ट करूं या उसके एरिया को मैं हाफ कर दूं, इस तरह से, पहले जो एरिया A था वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, A/2 A/2, लेंथ वही है L। अब एरिया डिवाइड होने से इसके ऊपर जो करंट आएगा
यहां से जो करंट आएगा वो करंट भी क्या होगा, आई करंट डिवाइड होगा I/2 में, I/2 करंट यहाँ पे, I/2 करंट यहाँ पे। अगर एरिया हमारा यहाँ डिवाइड हो गया है तो करंट भी डिवाइड होगा, राइट। तो अब हमें जो नया रेजिस्टेंस मिलेगा उसमें V, देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो पैरेलल में सेम रहते हैं, तो पोटेंशियल हमारा दोनों का V ही आएगा, क्योंकि इतना का पोटेंशियल V है, इतने का भी V है। तो R डैश इज इक्वल टू V अपन I डैश। अब ये जो I डैश आएगा वो हमारा क्या बनेगा, I/2, I/2, 2 अपना ऊपर आ जाएगा, तो R डैश इज इक्वल टू 2V/I। R डैश हमारा क्या आएगा, 2V/I। तो V/I जो है वो अपना हो जाएगा R, 2R। यानी कि यहां पे क्या हुआ, एरिया हाफ करने से रेजिस्टेंस डबल हुआ, एरिया हाफ करने से रेजिस्टेंस डबल हुआ, यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉलो कर रहा है। तो सेकंड वो फॉलो करता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। पहला क्या आया, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। सेकंड वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। जैसे हमारा एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ओके। एरिया के क्या आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, ओके। ये अगर लेंथ को हम कांस्टेंट मान ले तो लेंथ हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, ओके। और तीसरा वो डिपेंड करेगा मटेरियल कौन सा है, ओके। तीसरा वो किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो लग रहा है उसमें मटेरियल कौन सा यूज किया गया है, उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा कि मटेरियल हमारा कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, सिल्वर है, गोल्ड है, कौन सा मटेरियल है, ओके। हर एक में से पास होने वाला करंट का रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगा, कंडक्टिविटी डिफरेंट होगा, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस डिफरेंट होगा, ओके। तो थर्ड वो डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर। अगर हम ये तीनों फैक्टर को कंबाइन कर दें तो R, पहले तो इन दोनों को कंबाइन करें प्रोपोर्शनल टू L/A, और इसको भी हम इंक्लूड करें तो ये निकल के आता है रो, जो कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो ये अपना फॉर्मूला आ चुका है, R इज इक्वल टू ρL/A। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके, जिसके ऊपर से नीट में और JEE मेन में और एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। तो इसका अब हम क्या करते हैं, उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, उसका यूनिट क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। ये हमने इसीलिए डिस्कस करा था ताकि हम उसका रिलेशनशिप यहाँ पे डिफाइन कर सके, एस्टेब्लिश कर सके। तो रिलेशनशिप यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके न्यूमेरिकल तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे पहले हम इसके जो भी फैक्टर्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो R इज इक्वल टू अपना निकल के आया ρL/A। अगर हम रो को रेजिस्टिविटी को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाते हैं तो RA/L हो जाएगा, ओके। वेयर रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और मैंने जैसे आपको बताया कि रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ओके। तो ये बात आपको माइंड में रखनी है। तो अपना ये फॉर्मूला निकल के आया, रो इज इक्वल टू RA/L, जहां पे R रेजिस्टेंस है मटेरियल का, A है एरिया और L है लेंथ, ओके। अब अगर इसका हम यूनिट डिफाइन करें तो क्या यूनिट आएगा, R का आएगा ओहम, एरिया का आएगा मीटर स्क्वायर और लेंथ का आएगा मीटर। अगर हम मीटर को कैंसिल कर दें तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बनेगा, वो बनेगा ओहम इंटू मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट बनेगा ओहम इंटू मीटर, ओके। तो ये यूनिट बना रेजिस्टिविटी का। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला डिफाइन करना चाहें तो अभी हमने किसका किया था, पहले R का किया था। तो R का कैसे आया था, V का W/Q M1L2T-2 A1T1 M1L2T-3 A-1, करंट का रखेंगे तो -2। तो ये आया था अपना रेजिस्टेंस का M1L2T-3 A-2, और साथ में अगर हम मीटर जोड़ लें उसका आएगा L1। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है M1L2 L1 L3
T माइनस 3 A माइनस 2। तो ये अपना रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। उसका यूनिट हो गया ओम इंटू मीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया M1L3T माइनस 3 A माइनस 2। और यहाँ पे वो मटेरियल जो है वो मटेरियल किस पर डिपेंड करेगा, उसके पैरामीटर जैसे कि टेम्परेचर हो गया, नंबर डेंसिटी हो गई, उसके ऊपर बहुत अफेक्ट करेगा। ओके, तो ये अपना रेजिस्टिविटी के बारे में हमने यहाँ पे लर्न करा है। अब रेजिस्टिविटी से हम एक और क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। ओके, तो कंडक्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो वो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है। जितनी रेजिस्टिविटी ज्यादा उतनी कंडक्टिविटी कम, इलेक्ट्रॉन कम फ्लो हो पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रेसिप्रोकल, पहले मैं डिफाइन कर देता हूं यहाँ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो रेसिप्रोकल ऑफ resistivity is defined as conductivity। कंडक्टिविटी को हम यहां पे सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। अब देखो उसका क्या यूनिट आएगा, तो रो का यूनिट आया अपना ओम इंटू मीटर। अगर दोनों को हम ऊपर ले आते हैं तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स को हम बोलते हैं मो, तो मोह पर मीटर, और या फिर हम बोलेंगे साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर। तो ये अपना यूनिट आ जाएगा कंडक्टिविटी का। अगर हम कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लेना चाहें तो क्या आएगा, इसका पूरा उल्टा 1/रो। तो m ऊपर आएगा -1 होगा, L -3 होगा, T +3 होगा और A +2 होगा। ये अपना निकल के आएगा कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। इस तरह से कंडक्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला और यहाँ पे रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमें मिलेगा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान पे रखनी है। और यहाँ ये भी है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, जितनी रेजिस्टिविटी ज्यादा उतनी कंडक्टिविटी कम। जैसे कि इंसुलेटिंग मटेरियल जो होते हैं वो करंट को इजीली फ्लो नहीं होने देते, फ्लो ही नहीं होने देते, राइट, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल की रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे कि ग्लास, पोर्सेलिन, प्लास्टिक, रबर, उनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना नामुमकिन है। तो रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा, कंडक्टिविटी बहुत कम। और कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए उल्टा होता है, उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, और रेजिस्टिविटी कैसी होती है, बहुत कम होती है। ओके, तो रेजिस्टिविटी जो है वो क्या है, कंडक्टिविटी की रेसिप्रोकल है। आई होप आपको सब अच्छे से दिमाग में बैठ रहा है कि कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है। ओके, एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो अच्छे से आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे। और ये जो फॉर्मूला हमने लिखा अभी RA/L, इसके ऊपर से हम अभी 6 से 7 न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। ओके, पहले एक और कंसेप्ट हम लर्न करते हैं कि रेजिस्टिविटी के और क्या फॉर्मूला बन सकते हैं कंसेप्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट थोड़े चेंज करके आते हैं। पहले एक और मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा थोड़ा, कि अगर हमें ऐसे क्वेश्चन आ जाए स्ट्रेच वायर वाले, कि वायर को स्ट्रेच करा जा रहा है, स्ट्रेचिंग वायर, यहां बोल दूं स्ट्रेचिंग वायर, अगर वायर को स्ट्रेच करा जाए तो क्या होगा, ये अपना मान लो वायर है, उसको हमने स्ट्रेच करा तो क्या हो गया, उसका जो एरिया था, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो कम हो गया, डायमीटर कम हो गया और लेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो गई। एक बात यहाँ पे, जो वॉल्यूम इसका था वही वॉल्यूम इसका रहेगा, क्योंकि ना मटेरियल बढ़ा ना मटेरियल कम हुआ, वॉल्यूम उतना का उतना ही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि रो इज इक्वल टू RA/L। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, रिलेशनशिप हमें लानी है रेजिस्टेंस के साथ, सपोज कर लो हमें रेजिस्टेंस के साथ रिलेशनशिप लानी है, तो मैं यह क्या करूंगा, ऊपर नीचे L/L से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। तो अब यहाँ पे ऊपर हो जाएगा L², एरिया, ये अपना पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये
जो कि अपना क्या है A, और इसकी लेंथ L, तो पूरा वॉल्यूम कवर हो गया अपना। तो एरिया इंटू लेंथ को हम बोलेंगे वॉल्यूम। अब अगर मैं इस वायर को स्ट्रेच कर रहा हूं तो उसकी मटेरियल सेम है, उसी मटेरियल को स्ट्रेच करा है, तो रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहनी है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट और उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। देखो ना वॉल्यूम बढ़ा ना कम हुआ, इसका मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा रिलेशन निकल के आया, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब जब भी स्ट्रेचिंग वायर वाले कोई भी क्वेश्चन आए, इसके ऊपर जब अभी 3 से 4 क्वेश्चन करने वाले हैं, स्ट्रेचिंग वायर वाले कोई भी क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। क्लियर? स्ट्रेचिंग वायर वाला कोई भी कंसेप्ट आया तो आप यूज करेंगे आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, क्योंकि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा अगर हम सेम मटेरियल को स्ट्रेच कर रहे हैं, है ना। तो ये कंसेप्ट आपको लगा देना है जब भी हमारा लेंथ इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो। क्लियर या क्रिस्टल क्लियर? बहुत ही अच्छे से आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना है। ओके, अब हम दूसरे 2 कंसेप्ट देखते हैं कि और किस तरह से कंसेप्ट इसमें आ सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ओके, इसको हमने मिटा दिया है। अब हम करते हैं आगे का कंसेप्ट और फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल्स होने के बाद हम ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करते हैं, या फिर पहले हम ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कर लेते हैं फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो भी हमारे लिए ठीक रहेगा। अब देखिए, मान लो हमारे पास एक पैरेलल पाइप्ड है, इस तरह से पैरेलल पाइप्ड है, इस तरह से। ओके, इसको हम यहां पे बोल देते हैं A B C D E F G H। ओके, अब हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो पैरेलल पाइप है उसकी लेंथ है L, उसकी ब्रेथ जो है वो B है, और उसकी हाइट जो है वो H है। ओके, इस तरह से बता रखा है। अब मान लो करंट हमारा फ्लो कर रहा हो, यहां से एंटर कर रहा हो करंट, कहां से A B F E, इस सेक्शन में से एंटर कर रहा हो और यहां से बाहर निकल रहा हो, कौन से सेक्शन में से? H D C G, इस पे से बाहर निकल रहा हो। तो ये फॉर्मूला हमारा किस तरह से बनता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां मैं लिखूंगा नीचे जहां से करंट एंटर करा, कहां से एंटर करा? A E F B से एंटर करा, कहां से बाहर निकला वो ऊपर लिख रहा हूं, H D C G से बाहर निकला। तो करंट यूं फ्लो करेगा, जो पैरेलल पाइप्ड है उसमें करंट हमारा यूं फ्लो करेगा, राइट। तो हम यहां पर लेंथ को ऊपर लेंगे L, रो L, और नीचे एरिया, तो एरिया क्या है? H इंटू बी, बी एच। इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा। ओके, मान लो अगर करंट हमारा नीचे से एंटर कर रहा है, यहां से एंटर करा, और ये जो ऊपर वाला टॉप पॉइंट है यहां से बाहर निकला। ओके, ये जो मेरे पास क्यूबॉइडल बॉडी है यहां से एंटर कर रहा है और यहां से बाहर निकलेगा, तो उसके लिए लेंथ हमें इसको अज्यूम करना है, जहां से वो पास कर रहा है उसको लेंथ अज्यूम करना है, और बाकी को हमें एरिया अज्यूम करना है, राइट। तो यहां से एंटर करेगा, इस तरह से निकल रहा है, तो इसको हमें क्या करना है? लेंथ अज्यूम करना है। तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? करंट एंटर करा ADHE से, ADHE, और ऊपर से बाहर निकला कहां से? BCGF, BCGF, इस तरह से। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा रो, अब हम इसको लेंथ कंसीडर करेंगे, किसको? H को, रो H अपन LB, ये हमारा आ गया सेकेंड, राइट। और अगर उसी तरह से करंट हमारा मान लो सामने वाले आपकी तरफ से आके इस तरफ मेरी तरफ आता है, ओके, करंट यहां से निकल के ऐसे इसमें ट्रैवल करेगा, जो हम ब्रेथ माने हैं हमने यहां, तो ब्रेथ में से अगर ट्रैवल करेगा तो हमारा ये फॉर्मूला किस तरह से बनेगा?
ABCD, उसमें एंटर करा और निकला कहां से EFGH, EFGH, यानी यहां से एंटर किया करंट, राइट, और इस तरफ से बाहर निकला। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा रो, तब हम लेंथ मानेंगे B को, ब्रेथ, ओके, सामने से जा रहा है और पीछे की तरफ निकल रहा है, तो रो B अपॉन LH, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा कंसेप्ट लगता है जब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ओके। और एक और, अगर मान लो हमें ऐसा क्वेश्चन आया कि एक हॉलो सिलेंडर इस तरीके का, जिसकी आउटर रेडियस यहां पे R2 है और ये वाली रेडियस अपनी R1 है, ओके। तो इसके लिए क्या होगा, R इज इक्वल टू रो एल, एरिया क्या आएगा यहाँ पे अपना, तो एरिया आएगा डेल्टा ए, डेल्टा ए अपना यहाँ आएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। इसको हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमें 6 से 7 क्वेश्चन भी अभी करने हैं, ओके। तो लेक्चर इतना लंबा ना हो जाए, इसमें डायरेक्टली लिख रहा हूँ ये फॉर्मूला कि रो एल पाई हम कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो अगर इस तरह से हॉलो पैरेलल पाइप हो यहाँ पे, सॉरी सिलेंडर हो, तो उसके लिए अपना ये फॉर्मूला लगेगा R इज इक्वल टू रो एल अपन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो ये दोनों कंसेप्ट जो हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और एक कंसेप्ट मैंने जैसे आपको बताया कि वायर को स्ट्रेच करने वाले क्वेश्चन आए तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगता है R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो बहुत ही अच्छे से आपको ये तीनों कंसेप्ट को ध्यान रखना है, और अब हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं, लेकिन पहले हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल से बचेंगे, ओके। तो इसको मैं मिटा देता हूं, और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ किस तरह से बनता है, ओके, और उसके ऊपर आया हुआ क्वेश्चन वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हमने इसको मिटा दिया है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, फिर ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और उसके ऊपर आया हुआ क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। सबसे पहले अगर हम स्केलर फॉर्म लें, as we know the scalar form of Ohm's law, अगर हम स्केलर फॉर्म में ओम्स लॉ लें तो वो क्या आएगा, V इज इक्वल टू आई आर, यही है V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन हमें पता है कि R क्या आता है, रो एल अपॉन ए, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो V इज इक्वल टू आई रो एल अपॉन ए, ओके। I अपॉन ए अपना क्या आएगा यहाँ पे, I अपॉन ए जे, तो V इज इक्वल टू, हमें पता है कि करंट डेंसिटी अपनी आती है I बाई ए, J इज इक्वल टू I अपॉन ए, तो हम यहाँ पे ले लेंगे I अपॉन ए को J, तो J रो एल, तो V इज इक्वल टू हमें मिल गया J रो एल, उसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, वो अपना इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। एंड एज वी नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट कंडक्टिंग वायर, जो कंडक्टिंग वायर है उसके दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा, E इंटू एल, राइट, अपना वही फॉर्मूला वेद, V इज इक्वल टू ई डी, डी की जगह हम ले रहे हैं यहाँ पे L, तो V इज इक्वल टू ई एल। तो एज वी नो V इज इक्वल टू ई एल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो अगर दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं, तो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, तो यहां पे हमें मिल जाएगा J रो L इज इक्वल टू ई एल, एल एल को हम यहां कट कर देंगे और ये रो नीचे ले आते हैं, तो J इज इक्वल टू ई अपन रो। और जैसे कि हमने आज ही पढ़ा 1 अपन रो, अभी हमने पढ़ा था ना कि 1 अपन रो क्या आएगा, सिग्मा, राइट, तो 1 अपन रो को हम सिग्मा लगा देते हैं, तो यहां पे आ गया हमारा J इज इक्वल टू सिग्मा ई। इसी को हम बोलेंगे ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, J वेक्टर J
सिग्मा कंडक्टिविटी है हमारी मटेरियल की, और ई दैट इज अ वेक्टर ई। तो इट इज कॉल्ड अ ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये हमारा ओम्स लॉ आएगा वेक्टर फॉर्म के अंदर, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ओम्स लॉ डिराइव करा स्केलर फॉर्म के ऊपर से, जे सिग्मा कंडक्टिविटी, जे करंट डेंसिटी, और ई अपना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब फ्रेंड्स मैं इसको मिटा देता हूँ और 2-3 क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ। पहले हम इसी का क्वेश्चन करते हैं जो कि नीट 2022 में आया है, नीट 2022 में, और फिर हम अपना आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी जेई नीट में आ चुके हैं वो हम थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने 4 क्वेश्चन लिख लिए हैं। पहले हम करते हैं नीट 2022 का। ओके, नीट 2022 में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया कि रेडियस बता रखी है हमें यहाँ पे 10⁻² √π मीटर। ओके, कॉपर वायर की लेंथ बता रखी है 10 मीटर, रेजिस्टेंस बता रखा था 10 ओम, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 वोल्ट पर मीटर, और करंट डेंसिटी जे हमें फाइंड करनी थी। ओके, तो करंट डेंसिटी जे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया नहीं बता रखा, तो पहले हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा वायर का, ये हमारा वायर है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा आता है πr², πr², पाई आर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴ √π बाहर निकल जाएगा, पाई पाई कैंसल, तो एरिया हमारा यहाँ पे आया 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी भी फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या आता है, ρl/a, तो रो क्या आएगा RA/L। क्योंकि हमें आर भी बता रखा है, एरिया हमने फाइंड कर लिया है, और लेंथ हमें पता है, लेंथ कहाँ गई, ये रही 10, 10 10 कैंसल है ना, तो क्या बचा हमारे पास 10⁻⁴ ओम इंटू मीटर रेजिस्टिविटी। ओके, और अभी हमने फॉर्मूला करा था J इज इक्वल टू सिग्मा ई, और J इज इक्वल टू सिग्मा ई में हमें यहाँ पता करना है J, तो सिग्मा क्या आता है, सिग्मा आता है 1/ρ। ओके, तो हमारे पास अब सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बता रखा है 10, और रेजिस्टिविटी हमारी 10⁻⁻⁴, 10 यानी 10⁻⁴, तो 10⁻⁴, ये -4 ऊपर आएगा तो +4 हो जाएगा, तो J इज इक्वल टू 10⁻⁵ एम्पियर इंटू मीटर -2, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो आ गया हम पर आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन हमसे कब बन पाएगा, जब हमें फॉर्मूला पता होंगे, ये अपना J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और ये बाकी के नॉर्मल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अपना, इस तरह से हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया 10⁻⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन देखो, नीट 2017, अब मैंने दोनों क्वेश्चन लिखे हैं, एक नीट 2017 का और एक जेई मेन 2023 का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जो किसी ने जेई वाले बच्चे ने नीट का ये क्वेश्चन सॉल्व किया हो तो ये उसके लिए कितना आसान है। ओके, तो अब देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर ओम, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर ओम है। ओके, इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच टू n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ उसकी l है, मान लो l मीटर, और उसको स्ट्रेच करके क्या किया जा रहा है, n टाइम्स ऑफ l, n इंटू l किया जा रहा है, तो न्यू रेजिस्टेंस विल बी, नया रेजिस्टेंस क्या आएगा वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो अभी हमने रिलेशनशिप देखा था, तो वापस नहीं बता रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूं R प्रोपोर्शनल टू L², जो अभी हमने पढ़ा था। अब आप देखो, R2 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू L2² डिवाइड बाई L1², क्योंकि हमें फाइंड करना है R2, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है यहाँ पे, तो R2 बाई R1 इज इक्वल टू L2² बाई L1²। R2 हमें निकालना है, R1 की वैल्यू हमारे पास R है, L2 NL का होल स्क्वायर हम कर देंगे, और L हमारा L है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n² L² डिवाइड बाई L², L² कैंसल, तो R2, ये R को हम ऊपर लेंगे मल्टीप्लाई में RN², यानी कि हमारा आंसर आया n² टाइम ऑफ R। ओके, हमारा आंसर यहाँ पे क्या बना, n² टाइम ऑफ R, तो ये आंसर आ जाएगा।
अब ये फॉर्मूला कैसे हेल्प करता है इस तरह के क्वेश्चन में, वो आप समझो। ये अपना क्वेश्चन है जेई मेन 2023 का। इसमें बोला गया है वायर ऑफ रेजिस्टेंस 160 ओम, तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस में बता रखा है R1, ओरिजिनल कितना 160 ओम, इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इन अ वायर ऑफ 1/4 ऑफ इट्स लेंथ, 1/4 ऑफ लेंथ, 1/4 जितना हमने उसको स्ट्रेच करा है। ओके, द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, तो ये अपना वही तो फॉर्मूला है न्यू रेजिस्टेंस का, R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर, कितना स्ट्रेच किया लेंथ को 1/4 पार्ट जितना, होल स्क्वायर, आर ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है 160। ओके, तो 160 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 1, और ये आ गया 10। ओके, 16 1 जा 16 और ये 0, यानी कि ये अपना हो गया 10 ओम। तो आप सोचो कि अगर हमें ये पता हो तो ये करना कितना आसान है, तो यहाँ पे आ गया अपना 10 ओम। ओके, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन करने के लिए मैं थोड़ा ये पोर्शन थोड़ा मिटा देता हूँ, या मिटा देते हैं। ओके, यहां पे हमारा ये क्वेश्चन है, इफ अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 20%, मान लो कॉपर वायर जो है उसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ L है, L के अंदर ही हमने 20% ऑफ L इंक्रीज करी। जब भी इंक्रीमेंट बोले फ्रेंड्स तो हमें क्या करना है, जो ओरिजिनल लेंथ है उसी में ऐड करना है, क्योंकि लेंथ इंक्रीज करी गई है। तो L प्लस 20 अगर हम परसेंटेज रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसल, 2 बाई 2 5 जा 10, L2 इज इक्वल टू L 1/5 आ जाएगा 0.5 L, तो L2 अपना हो जाएगा 1.5 L। ओके, ओरिजिनल लेंथ अपनी L और L2 अपना है 1.5 L। तो द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज, कितना परसेंटेज रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, तो अपना फॉर्मूला है R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। देखो इसके ऊपर से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो परसेंटेज इंक्रीज का आएगा डेल्टा R बाई R, यानी कि R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100% इज इक्वल टू L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर इंटू 100%, राइट। तो L2 अपना कितना आया, ये रहा 1.5, ये 1/5.2 होता है, मेरी मिस्टेक है यहाँ पे, ये अपना 0.2 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1.2 L, राइट, 1/5.2 आएगा ना। तो यहाँ पे 1.2 का 1.2 L का होल स्क्वायर माइनस L स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर इंटू 100%। ओके, अब देखो 12 का स्क्वायर आता है 144, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1.44। ओके, L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई L स्क्वायर इंटू 100%। हम यहाँ पे क्या करेंगे, L स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, L स्क्वायर कॉमन, L स्क्वायर इंटू 100%, L स्क्वायर कैंसल, 1.44 माइनस 1 0.44 इंटू 100%, तो यहाँ पे आया अपना आंसर कितना 44%। तो ये अपना आंसर आएगा यहाँ पे 44%। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन किया, और हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं अलग टाइप का, और अभी जो हमने कंसेप्ट लर्न करा था पैरेलल पाइप वाला, वैसा भी हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो मैं इसको मिटा के क्वेश्चन लिख के वापस आता हूं। ओके, तो हम पहले करने जा रहे हैं जेई मेन का एक क्वेश्चन। अभी हमने जो स्ट्रेच लेंथ वाला किया, इसमें एल्यूमिनियम वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट्स लेंथ 0.4% लार्जर, ओके, देन परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज, तो ये अपना फॉर्मूला है R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। हम इसको और आसान तरीके से कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर 4% से कम अगर हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज हो तो आंसर डबल आता है डायरेक्टली। ओके, किस तरह से, तो यहाँ पे हमने पावर वाला कंसेप्ट किया था, मेजरमेंट एंड यूनिट चैप्टर में, यूनिट एंड मेजरमेंट, ओके, एरर वाले में। तो पावर जब भी होता है तो पावर आगे आ जाता है और उसकी एब्सोल्यूट एरर अपन ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि परसेंटेज चेंज उसमें। तो 2 टाइम डेल्टा L बाई L, कितना परसेंटेज बता रखा है 0.4, तो 0.4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0.8%। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आया अपना 0.8%, राइट। तो ये क्वेश्चन अपना जेई मेन 2022 का था। अब ये अपना एक नीट का क्वेश्चन है 2022 फेज 2 में।
सॉलिड कंडक्टर आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है यानी कि रेजिस्टिविटी सेम, हैव सेम लेंथ, लेंथ भी सेम बता रखी है, एंड सेम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो बचा क्या, राइट। वन ऑफ देम हैज अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ A2, एक का सर्कुलर है उसका एरिया A1 है, एक का A2 है, तो A1 अपन A2, तो इट डज रेजिस्टेंस या किसी भी चीज में इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता वो। हमारा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, अगर ए को हम ऊपर ले लें और सारी वैल्यू तो सेम है, सेम, इसका मतलब A1 अपन A2 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A2, और A2 को हम नीचे ले आए तो अपना आंसर आएगा A1 अपन A2 इज इक्वल टू 1। आंसर क्या आया 1। तो ये अपना नीट 2022 फेज 2 का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे तो हमने कंसेप्ट करा अभी कि ऐसा क्वेश्चन आए, यहाँ पे डायमेंशन बता रखा है 1 इंटू 1 इंटू 100, रेजिस्टिविटी 3 10⁻⁷, रेजिस्टेंस हमें पता करना है 10⁻⁷ के मल्टीपल में। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो अपना है 3 10⁻⁷, ओके। लेंथ यहाँ पे कितनी है, तो देखो करंट हमारा इस तरह से पास हो रहा है यहाँ पे, तो लेंथ हम ले लेंगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर, एरिया तो बाकी क्या बचा 10⁻² मीटर, और इसका 100, इसका 10⁻² मीटर, 10⁻² 10⁻² कैंसल, 100 यानी 10⁻+2, 10⁻+2 10⁻² भी कैंसल, तो यहाँ पे हमारा आंसर है 3 10⁻⁷, ये अपना आंसर कितना हो गया यहाँ पे 3, ओके। तो इस तरह से हो गया। तो फ्रेंड्स और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर एक लेक्चर में मैं इतने सारे क्वेश्चन नहीं ले सकता क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए आप इसके ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, और हमारे जो नीचे नोट्स दिए गए हैं उनको आप एक्सेस करिए और उसमें से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। बाय एवरीवन।